नमस्कार, मैं डिम्पिका आप सभी का स्वागत करती हूँ पीएमसी हिंदी के खास शो डॉक्टर से पूछो में। आज है शुक्रवार और डॉक्टर से पूछो में आज हम आपके द्वारा भेजे गए या पूछे गए सवालों के जवाब जानते हैं डॉक्टर रंजन से। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के इस कार्यक्रम की और स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर एस रंजन जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते जी। तो सवालों की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि हमारे पहले प्रश्नकर्ता क्या जानना चाहते हैं। ये सवाल हमसे पूछ रही हैं ज्योति माहेश्वरी जी चेन्नई से। मैम, पूछिए अपना सवाल। मैं चेन्नई से ज्योति महेश्वरी बोल रही हूँ। मेरी उम्र 57 है और मैं जब रात को बेड पे सोती हूँ उस समय मुझे हाथ की कौहनी, हाथ की अंगुली और पाँव की अंगुली, कमर में बहुत दर्द लगता है जिससे बड़ी बेचैनी होती है। मैं 2 साल से ध्यान कर रही हूँ। अब मैं और क्या करूँ जिससे मैं 100% स्वस्थ हो जाऊँ? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बात तो मैं इनके क्वेश्चन पूछने के ढंग पे थोड़ा बात करूँगा कि एक तो अच्छी बात इन्होंने ये करी है कि इन्होंने बताया कि मैं ध्यान कर रही हूँ और मुझे क्या करने की ज़रूरत है। जी तो ये पूछने का ढंग एक अच्छा ढंग है। जी जब भी आप दोस्तों आप सवाल पूछते हैं तो आपके पास ये माइंडसेट होना चाहिए कि मैं इतना कर रहा हूँ, इसके अलावा मुझे क्या करना है। ये तो अप्रिशिएबल है ज्योति जी। लेकिन दूसरी गलती जो आपने एक छोटी सी करी है जो अनजाने में आपसे हुई है कि मैं 100% ठीक हो जाऊं इसके लिए क्या करूं। देखिए 100% ना एक ऐसा वर्ड है जो हेल्थ के फील्ड में प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, हम ठीक हो जाए, हम जिससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाए, हम अपनी ज़िंदगी आराम से जीने लग जाएं, हमारा वो लक्ष्य होना चाहिए। 100% एक बहुत हाई स्टैंडर्ड हो जाता है जो कि बहुत बहुत रेयर है, बहुत बहुत रेयर है। खैर, तो अभी आपने जो बताया है कि आपको जब आप रात में लेटते हैं तब आपको दर्द होता है। ये दर्द रात में नहीं होता, ये दर्द आपको हमेशा नहीं होता। जब लेटते हैं तब आपको कोहनी में होता है दर्द और कमर में दर्द होता है। तो ये एक तरह से समझा जाए कि जब आप रात में लेट रहे हैं तो जो बेड का जो टच है उससे आपके मसल्स में आपको जो प्रेशर पड़ रहा है उससे ये शायद कुछ तकलीफ हो रही है। थोड़ा ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ये क्या इसका ये क्या है ये, लेकिन फिर भी चलिए इन जनरल हम बात को समझते हैं कि कभी भी हमारे शरीर में कहीं भी कोई भी दर्द होता है तो दर्द है तो कुछ ना कुछ तो भीतर गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं पर टॉक्सिन जमा है, कहीं ना कहीं पर ब्लड का जो फ्लो है वो प्रॉपर नहीं है। तो एक तो आप ये करिए कि आप वज्रासन में बैठने की प्रैक्टिस शुरू करें। वज्रासन जिसमें कि मोहम्मडन नमाज पढ़ते हैं, उस पैरों को फोल्ड पीछे की तरफ फोल्ड करके उसको बैठने के प्रोसेस को योग की भाषा में वज्रासन कहा जाता है। तो भोजन के बाद या कभी भी आप 1 मिनट से वज्रासन की शुरुआत करें। आइडियली तो उसको 10 मिनट बैठा जाता है, लेकिन शुरुआत में 10 मिनट बैठना मुश्किल होगा। आप 1 मिनट से बैठना शुरू करें, फिर धीरे-धीरे उसे 2 मिनट करें, 3 मिनट करें, फिर 5 मिनट करें। धीरे-धीरे आपको बैठने की ड्यूरेशन को बढ़ाना है। तो हमारे मसल्स में जो टॉक्सिन जैसे कि एक लैक्टिक एसिड एक टॉक्सिन होता है, अलग-अलग टॉक्सिन जमा हो जाते हैं तो उसकी वजह से ये दर्द होते हैं। तो वज्रासन में बैठने से हमारे काफ मसल्स का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो काफ वज्रासन में बैठना एक अच्छा हो सकता है। फिर सोने से पहले अपने दोनों पैर के तलवों का आपको खुद से मसाज करना चाहिए। जब हम पैरों के तलवों का मसाज करते हैं ना तो हमारे पैर के तलवे पूरे शरीर से जुड़े हुए होते हैं। तो आप कर रहे हैं भले तलवे का मसाज, लेकिन वास्तव में पूरे शरीर का मसाज हो रहा है। तो शरीर में भी खासकर मसल्स एरिया जो है ना, हमें उसका मसाज करना है, हमें उसको हेल्दी रखना है। और ये हमारे जुड़े होते हैं लीवर से और स्प्लीन से। तो अगर हमारा लीवर स्वस्थ हो जाए, अगर हमारा स्प्लीन हेल्दी हो जाए, ये 2 ऑर्गन अगर हमारे हेल्दी हो जाते हैं तो आपकी समस्या ठीक हो जानी चाहिए। ठीक है, तो आप लीवर का पॉइंट हमारे पैर पे होता है LV3, उसका मसाज कर सकते हैं। हमारे स्प्लीन का पॉइंट होता है SP6, इसका मसाज कर सकते हैं। और ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे, हेल्दी रहे, उसके लिए हमारे हाथ कलाई पर पॉइंट होता है HT7। ये 3 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। LV3 का इमेज आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, आप समझ लीजिए। LV3, HT7
इनका मसाज आपको 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 बार करना है। HT7 से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। HT7 ये ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने के लिए 2-2 मिनट के लिए। यहाँ पे दर्द आपको नहीं मिलेगा, दर्द नहीं मिले तो भी आपको ये एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करना है। HT7 पे मसाज करते हुए आप अफर्मेशन भी दोहरा सकते हैं कि मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। खुद से प्यार करना हर जगह पर काम आता है, हर जगह पे आपको अधिक स्वस्थ बनाता है। तो HT7 पे काम करना है, LV3 पर काम करना है और SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट स्प्लीन की नाड़ी पर छठा पॉइंट होता है, हमारे एंकल से 4 अंगुल ऊपर होता है। ये SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट का जिक्र भी कई बार आएगा, ये बहुत वर्सेटाइल पॉइंट है। SP6 को दोनों पैर में आप मसाज किया करें। SP6 में आपको दर्द मिलेगा, जब तक दर्द मिले तब तक आपको इस पॉइंट का सुबह शाम दिन में 2 बार या 3 बार इसका मसाज करना है। तो इन तीनों एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करेंगे और ध्यान से जब बाहर आप आते हैं तो ध्यान में ना हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो जब बढ़ी हुई ऊर्जा के साथ आप एक्यूप्रेशर पॉइंट में मसाज करते हैं तो आपकी बढ़ी हुई ऊर्जा उस एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे जाती है और हीलिंग जल्दी होती है। तो ध्यान से बाहर आने के बाद आप एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर मसाज जरूर किया करें। अगर आप फैमिली में 2 लोग 3 लोग अगर ग्रुप मेडिटेशन में बैठते हैं और अगर वो आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट अगर कर सकते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। और ग्रुप मेडिटेशन चाहे फैमिली में 2-3 लोग ही क्यों ना हो, ग्रुप मेडिटेशन हमेशा इंडिविजुअल मेडिटेशन से ज़्यादा पावरफुल होता है। तो अपने परिवार में थोड़ा कल्चर ऐसा बनाएं कि शाम के समय आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए साथ में आप लोग ध्यान में बैठ सकें। ये भी एक बहुत अच्छा अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए बहुत अच्छा कदम है। तो रेगुलर एक्यूप्रेशर करेंगे, ध्यान कर रहे हैं, ध्यान के बाद एक्यूप्रेशर कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा होना चाहिए। सर, यहाँ ज्योति जी के सवाल के साथ मैं अपना एक सवाल और पूछना चाहती हूँ कि आपने बोला कि ब्लड का ठहराव हो जाता है, फ्लो कम हो जाता है या टॉक्सिक्स जमा हो जाते हैं, तो इसके पीछे की कोई खास वजह होती है? देखिए, हर घर में झाड़ू की सफाई की जरूरत पड़ती है ना, और ये नेचुरल है कि समय के साथ धूल आएगा, मिट्टी आएगी तो गंदा होगा। हमारे शरीर में भी हमारी सांसों से, हमारे स्किन से, हमारे भोजन से, हमारे पानी से अननेसेसरी चीज़ें हमारी बॉडी में जाती ही है। जो हम भोजन कर रहे हैं उसमें 100 चीज़ हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब नहीं होता। कुछ चीज़ें तो स्टूल के रूप में हमारी बॉडी से बाहर चली जाती हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हमारी बॉडी में अलग अलग जगहों पे रुक जाती हैं, तो ये सभी टॉक्सिन बनती है। तो टॉक्सिन जो बनती है नॉर्मल कंडीशन में, टॉक्सिन समझिए जो भी अनवांटेड है, अननेसेसरी है, जिसको शरीर कोई उपयोग नहीं कर रहा, वो बॉडी के लिए टॉक्सिन है ना। अब बॉडी में अगर ब्लड फ्लो का प्रॉपर हो तो बॉडी से वो बाहर निकल जाती है, अगर ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो तो वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो अगर हमें टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए ब्लड फ्लो को अच्छा रखना ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट बताया है। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट अगर हम रेगुलर करेंगे तो हमारा ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा। ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा तो टॉक्सिन को बाहर निकालने में आसानी होगी। उम्मीद करते हैं ज्योति जी आपने डॉक्टर साहब की दी हुई सभी सलाह को ध्यान से सुना होगा और आप इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवाल पूछा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो हमसे पूछा है हर्ष जी ने दिल्ली से। जी पूछिए सर अपना सवाल। हेलो एवरीवन, PMC हिंदी और इसकी पूरी टीम को नमस्कार। मेरा नाम हर्ष है, मेरी एज 42 है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मुझे कोल्ड रनिंग नोज की प्रॉब्लम जल्दी हो जाती है, साथ में कभी कभी छींकें भी आती हैं। तो मैं डॉक्टर रंजन से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू। ये हमारे शरीर में अलग अलग तरह की ऊर्जाएं होती है ना। 5 तरह की ऊर्जाओं के रूप में शरीर को देखा गया है। तो उसमें एक ऊर्जा होती है जो कि हमारे स्प्लीन से जुड़ी हुई है, पृथ्वी तत्व बोलते हैं। ये पृथ्वी तत्व लेकिन आयुर्वेद वाला पृथ्वी तत्व नहीं है, ये पृथ्वी तत्व अलग कैटेगरी है, डेवलपमेंटल डिवीजन है। तो स्प्लीन ऑर्गन के से जुड़ा हुआ ये पृथ्वी तत्व की कमी से ये होता है। तो अगर हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व है, अगर हमारा स्प्लीन ऑर्गन अगर अच्छा काम कर रहा होता है तो ये कोल्ड की समस्या हमारे शरीर में नहीं होगी या कम होगी। तो हमें अपने स्प्लीन को मजबूत बनाना है।
अपने कोल्ड को ठीक करने के लिए, रनिंग कोल्ड को ठीक करने के लिए स्प्लीन को हेल्दी करना है। स्प्लीन को हेल्दी करने के लिए हमें जो पीले हल्दी का सेवन करना सबसे आसान उपाय है अपने स्प्लीन को हेल्दी करने के लिए। तो आप हल्दी पानी पिया करें। हल्दी पानी को गर्म पानी में थोड़ा सा आधा चम्मच हल्दी या थोड़ा सा हल्दी डाल के, आप चाहे तो उसमें आप स्वाद के लिए शहद डाल सकते हैं। वैसे शहद का डालना कोई कंपलसरी नहीं है। आप हल्दी पानी सुबह शाम पिएंगे, 1 वीक अगर आप पिएंगे तो आप पाएंगे कि आपका कोल्ड जो है वो बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। और ये टाइम टू टाइम आपको पीते रहना चाहिए। क्या होता है, ऐसा नहीं है, ये परमानेंट वाली बात नहीं है कि एक बार आपने पी लिया तो ये ज़िंदगी भर के लिए हो गया। आप फिर से महीने के बाद, 2 महीने के बाद फिर से अपने खुद से जब आपको फील हो, जब ये आपको याद आए, तो फिर से आप हल्दी पानी प्रिकॉशन बेसिस पर पी लें। देखिए, हल्दी पीने का कोई बॉडी में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत ही नेचुरल, बहुत ही सूटेबल हमारी बॉडी के लिए है, और हम तो इसको रसोई में नियमित रूप से यूज़ तो होता ही है। लेकिन वही है कि जब हम पानी में लेते हैं, डायरेक्ट रूप से लेते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो एक आसान उपाय रनिंग कोल्ड से बचने का हल्दी पानी पीना है। उसके अलावा आप थोड़ा एक्यूप्रेशर पॉइंट को समझ लें कि हमारे जो रनिंग कोल्ड है, हमारे नाक की तकलीफ़ है। नाक जो है हमारा फेफड़े से जुड़ा हुआ है, और हमारी जो फेफड़े की जो नाड़ी है, लंग की नाड़ी, उसमें 11 पॉइंट होते हैं, और उस 11 पॉइंट में हमारे कलाई पे आ रहा है LU9 एक्यूप्रेशर पॉइंट। LU6 आता है एल्बो और कोहनी के बीच में, और LU9 आता है हमारे रिस्ट पे। तो LU9 ज़्यादा इफेक्टिव है। आपको चित्र दिखाया जा रहा है, आप समझ लीजिए। इस LU9 को दोनों हाथ में आप मसाज कीजिए 2-2 मिनट के लिए, दिन में 3 बार, 3 से 5 बार। 3 बार मिनिमम है और 5 बार एवरेज है। LU9 का मसाज करेंगे, आगे पीछे मसाज करेंगे, तो इससे आपका जो लंग है वो आपका मजबूत होगा। लंग की नाड़ी मजबूत होगी, पहले नाड़ी मजबूत होगी और फिर ऑर्गन मजबूत होगा। तो इसको आपको आगे नीचे या किसी भी तरह से मसाज करना है। LU9 को मसाज करने के अलावा, LU9 पे आप अच्छे से काम कर रहे हैं तो आप LU6 पे भी काम कर सकते हैं। LU9 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद LU6 भी इंपॉर्टेंट है। LU6 ओवरऑल लंग की एनर्जी को बढ़ाएगा। LU9 आपके लंग में रनिंग कोल्ड ना हो उसकी वाली एनर्जी को बढ़ाएगा। अलग अलग तरह की एनर्जी है, 11 पॉइंट है, तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग तरह की एनर्जी है। हमारे शरीर में कई तरह की एनर्जी होती है। तो इस LU9 LU6 का दोनों हाथ में मसाज किया करें। मेडिटेशन से जब बाहर आते हैं तब आप इस LU9 का मसाज जरूर किया करें। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा अपने माइंड पे भी काम करना चाहिए। ऑल डिजीज आर साइकोसोमेटिक्स। हर एक रोग जो है ना वो हमारे मन से जुड़ा हुआ है। अगर हम अपने मन को सकारात्मक और पॉजिटिव रखते हैं तो हमारी फिजिकल लेवल पे इसका इफेक्ट नहीं आएगा। लुई हे यू कैन हील योर लाइफ एक बहुत अच्छी पुस्तक है, उसका अध्ययन सभी लोगों को करना चाहिए। उस पुस्तक को जितना अच्छे से हम पढ़ लेंगे, हम अपने आप को स्वस्थ रखने में उतना अच्छा अपने आप को रख पाएंगे। यू कैन हील योर लाइफ में कोल्ड का अगर हम साइकोसोमेटिक रीजन, मानसिक कारण देखें तो इसका मानसिक कारण है जीवन में अधिक काम का होना, अधिक कार्य, ऐसी भावना, ऐसी सोच कि मेरे ऊपर काम ज़्यादा है, मैं कई सारे काम को कर रहा हूँ और जितना मेरे पास काम है, जितना मुझे जल्दी पूरा करना है, मैं पूरा शायद नहीं कर पाऊंगा, ऐसी सोच होना। ऐसा बात समझिएगा कि भगवान कभी किसी को ज़्यादा काम नहीं देता। क्या मोदी जी कभी कंप्लेन करते होंगे कि मेरे पास इतना ज़्यादा काम है? नहीं करते हैं। कोई भी एक मैच्योर पर्सन लाइफ में काम के ओवरलोड के प्रति कंप्लेन वास्तव में नहीं करता है। और लाइफ की किसी भी इंसान की मैच्योरिटी इसी बात से बनती है कि वो अपने पास जो भी जिम्मेदारियां आती हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हैं, उनको कैसे स्मूथली वो एग्जीक्यूट करता है। तो अगर आप अपने लाइफ में देखिए, अपने काम में देखिए, क्या कहीं पे आपको ऐसी सोच कभी कभी आती है क्या कि मेरे ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है, या मैं कैसे ऐसे काम कर पाऊँगा, इतने सारे काम है, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है। अगर ऐसा हो तो इससे आप बाहर आए। याद रखिए, भगवान ने आपको उतना ही काम दिया जितना काम आप कर सकते हैं। और बहुत बार ना कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करते करते हम मैच्योर बनते हैं। हमें काम करना हो सकता नहीं आता हो, लेकिन अगर काम कर रहे होते हैं तो करते करते हमें पता चलता है कि काम को कैसे किया जाता है,
और इसमें हमारी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। और वास्तव में अगर हम सोल जर्नी के हिसाब से समझें तो हम धरती पर अपना विकास करने ही तो आए हैं, और जीवन का उद्देश्य क्या है? धरती पर अनुभव लेना, सीखना और आगे बढ़ना। कभी भी काम वास्तव में ज़्यादा होता नहीं है। हमें काम को ज़्यादा की तरह कभी नहीं देखना चाहिए। जो भी परिस्थितियाँ आ जाती हैं उनको खुशी खुशी निभाना चाहिए। तो अगर ओवर वर्कलोड, काम का ज़्यादा लोड है मेरे ऊपर, ऐसा सोच अगर हो तो इससे बाहर आइएगा। तो यह भी आपको कोल्ड से बाहर आने में हेल्प करेगा। इसके बाद आपने एक बात कही है, छींकें। छींकें जो होती हैं, छींकें आती हैं जब हमारा जो नेजल पाथवे है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। अब जो एयर फ्लो है उसको तो स्मूथनेस चाहिए कि आराम से जो अंदर जाने वाली सांस है जा सके और जो बाहर आने वाली सांस है वो बाहर आ सके। लेकिन कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है, सांस नहीं अंदर जा पा रही है या बाहर नहीं आ पा रही है, तो बॉडी क्या करता है, उसको फोर्सफुली धक्के लगा के बाहर निकालता है ताकि जोर से सांस बाहर जब जाए तो जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो क्लियर हो जाए। तो जो वास्तव में छींक है ना, वो हमारी बॉडी के द्वारा एक करेक्टिव मेजर है टू क्लियर द पैसेज। जो रास्ता है श्वास की नली का वो खुल जाए, उसके लिए वो एक तरीका है ना, वो एक करेक्टिव मेजर है। तो ये ब्लॉकेज बना क्यों? तो ब्लॉकेज ना बने इसके लिए योग में षड कर्म की एक विधि है, बहुत अच्छी है, जल नीति। अगर आपको छींकें आती हैं, जिन लोगों को भी छींकें आती हैं उन लोगों को जल नीति का अभ्यास करना चाहिए। एक बार आप किसी योग प्रशिक्षक के मार्गनिर्देश में जल नीति करना सीख लीजिए। बहुत आसान है, जितना देर में हम ब्रश करते हैं उतना देर में हम जल नीति कर सकते हैं अगर हम एक बार सीख लें प्रॉपर। तो शुरू में थोड़ा अधिक समय लगेगा। पानी गर्म करना है, पानी का ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, फिर नाक में एक तरफ से डालते हैं तो दूसरी तरफ से अपने आप से पानी निकलने लग जाती है। तो थोड़ा सा देर करेंगे दोनों नाक से बारी बारी से, तो नाक की ज़्यादातर समस्याएं जिसमें भी ब्लॉकेज वाली बात होती है वो क्लियर हो जाती है। जल नीति का कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है और इन जनरल कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है। बस बशर्ते जल नीति के बाद आप लास्ट में नाक से जो भी पानी निकला है उसको भी आराम से पूरी तरह से निकल जाने दें, जल्दबाजी ना करें शुरुआत में। अगर जब पानी पूरी तरह से नाक के अपर नेजल ट्रैक से बाहर आ गया है तो उसके बाद फिर आप आराम से अपना कोई भी काम धंधा कर सकते हैं। हाँ, जल नीति के तुरंत बाद लेटना अवॉइड करना चाहिए। बैठे हैं तो पानी निकलने में आसानी रहेगी। तो थोड़ा सा बारीकियां सीखनी है जो आप योगा टीचर के अंदर सीख सकते हैं। एक बार सीख लीजिए, फिर उसको रोज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्टरनेट डे कर ले या सप्ताह में एक दिन कर ले। अगर थोड़ा सा जल नीति करेंगे आपका नेजल ट्रैक खुला रहेगा और आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। जल नीति बहुत एक अच्छा उपाय है, बहुत बहुत फायदेमंद चीज़ है। और ये जो इन्फेक्शन वगैरह भी फैल रहा है अलग अलग, कोविड के टाइम पे भी जो लोग जल नीति करते रहे ना, उन लोगों को रिलेटिवली कम इन्फेक्शन हुए या इन्फेक्शन हुए तो जल्दी वो ठीक हो गए। तो हर तरह की इन्फेक्शन, मतलब नाक में जो भी इन्फेक्शन होता है, नाक के रास्ते से जो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में जाता है, इन सभी इन्फेक्शन से के बचाव में भी जल नीति बहुत फायदा करता है। मतलब जल नीति से बस चूंकि पाथवे चूंकि खुला हुआ है तो जब कोई चीज़ रुकेगी नहीं तो फिर वो इन्फेक्शन जर्मिनेट नहीं करेगा हमारे नाक में। अगर नाक बंद होती है तो फिर इन्फेक्शन जमा होने की और फिर बढ़ने की संभावना है। अगर रुकेगा ही नहीं तो इन्फेक्शन जल्दी फैलेगा नहीं। तो जल नीति इसलिए भी बहुत अच्छा है। जल नीति सीखिए और इसको कीजिए। डेली भी कर सकते हैं, डेली नहीं करने का आपको लगता है तो छुट्टी के दिन संडे कर लिया करें। आप इस छींकों से बचे रहेंगे। उम्मीद करते हैं हर्ष जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जिन भी दर्शकों ने अभी तक अपना सवाल हमसे नहीं पूछा है, हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल हमसे पूछ रही हैं मीना शर्मा जी, यमुनानगर हरियाणा से। मैम पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम मीना शर्मा है। मैं हरियाणा यमुनानगर से हूँ। मेरी उम्र 58 साल है। मुझे नाक में पॉलिप हो गया था, जिसे ऑपरेशन से मैंने निकलवाया था। लेकिन उसके बाद फिर से 1 महीने बाद
मेरे नाक में फिर से ब्लड आना शुरू हो गया और उसमें ब्लड के क्लॉट्स भी आते थे। डॉक्टर ने कहा था कि ये प्रॉब्लम साइनस से संबंधित है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि असली में मेरी प्रॉब्लम पॉलिप था या साइनस था। तो मैंने होम्योपैथी का इलाज शुरू करवाया है। कृपया बताएं कि इसमें एक्यूप्रेशर या नेचुरोपैथी का कोई इलाज है? एक्यूप्रेशर और नेचुरोपैथी का हर एक जगह इलाज है। हर जगह पे ये दोनों ही चिकित्सा पद्धति बहुत अच्छा काम करती है। बस हमें बारीकियां समझनी होंगी और उन पे काम करना होगा। और एक्यूप्रेशर नेचुरोपैथी में ना हम सिम्टम्स पे ज़्यादा जाते हैं। जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पॉलिप है कि वो साइनस है। आप ना इन मेडिकल वर्ड्स के डिकोटोमी में मत जाएं, लक्षण पे देखें। देखिए, ब्लड क्लॉट आ रहे हैं और ब्लड आ रहा है और ब्लड क्लॉट आ रहा है, दोनों थोड़ी सी अलग बात हो जाती है। तो ये ब्लड आना जो है ये फिर से यहाँ पर स्प्लीन का डिफिशियंसी फिर से आ गया। अगर रनिंग कोल्ड है तो भी स्प्लीन की डिफिशियंसी है, और अगर ब्लड बॉडी में आता है, इनफैक्ट नाक से ही नहीं, बॉडी में कहीं से भी अगर ब्लीडिंग हो रही है या एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, तो ये हमारी स्प्लीन ऑर्गन की वीकनेस को बताता है। तो स्प्लीन ऑर्गन को मजबूत करना है। तो स्प्लीन ऑर्गन को मजबूत करने के लिए कई सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, स्प्लीन के अपने पॉइंट्स हैं, और कई अलग अलग नाड़ियों पे भी स्प्लीन के रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स होते हैं जिनको ह्यूमिडिटी पॉइंट्स कहते हैं। तो हमारे लंग मेरिडियन पे LU9 तो है ही ह्यूमिडिटी पॉइंट, हम उस पर काम कर सकते हैं LU9 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे। हमारे फेस पे आँखों के जो लंबाई से सेंटर पे, यहाँ चिन के लोअर बॉर्डर पे यहाँ पर ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। हम ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज कर सकते हैं अप एंड डाउन। इस ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करने से स्टमक जो स्प्लीन से जुड़ा हुआ है उसकी ऊर्जा बढ़ेगी, और उसकी ऊर्जा जब बढ़ेगी तो ये ब्लीडिंग और जो इससे रिलेटेड समस्या है उसको ठीक होने में मदद करेगा। तो ST3 को मसाज करना है। अब हमारे रिस्ट पे LU9 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, दोनों हाथ में है, LU9 का मसाज करना है। और हमारे पैर पे SP4 होता है। SP4 जो हमारे तलवे का गोरा हिस्सा और ऊपर का जो सांवला हिस्सा है, इसके जो जंक्शन पे ये SP4 स्प्लीन 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। SP4 है, SP6 है, हम इन पर काम कर सकते हैं। स्प्लीन जिस भी एक्यूप्रेशर पॉइंट के नाम में पहले SP आ जाता है वो स्प्लीन की इसका एक्यूप्रेशर पॉइंट है, उन पर काम किया जा सकता है। स्प्लीन जब अच्छी रहेगी तो ये ब्लीडिंग वाली समस्या नहीं होगी। ब्लीडिंग वाली समस्या को बंद करना ज़्यादा ज़रूरी है। पॉलिप जो है, पॉलिप की सर्जरी हो गई, पॉलिप हमने हटा दिया, लेकिन पॉलिप बना क्यों, इस कारण पे जब तक हम काम नहीं करेंगे तो वो पूरी तरह से समस्या तो ठीक नहीं होगी, वो समस्या किसी और तरह से प्रकट होती है ना। आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम काफ़ी हेल्प करेगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम आप क्या करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम पता होगा, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, एक तरफ से सांस लेते हैं और दूसरी तरफ से सांस छोड़ते हैं, दूसरी तरफ से सांस लेते हैं और फिर दूसरी तरफ से सांस छोड़ देते हैं। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास सुबह शाम आप किया करें, और ध्यान से तो हर जगह फ़ायदा करता है। जब हमारी ऊर्जा बढ़ती है तो वैसे आपने एक्यूप्रेशर और नेचुरोपैथी का ही पूछा है, लेकिन ध्यान भी अपने आप में बहुत फ़ायदा करता है, हर रोग में बहुत फ़ायदा करता है। ध्यान को आप ठीक से अपनाएं, दिन में 2 बार आप ध्यान में बैठा करें। ध्यान में रेगुलर बैठेंगे तो आपको आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, नाक में स्प्लीन की ऊर्जा बढ़ेगी तो हीलिंग होने लग जाएगी। और हल्दी पानी का प्रयोग आपको भी बहुत फ़ायदा करेगा, हल्दी पानी पिया करें, इससे भी ब्लीडिंग बंद होने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो सर, ये साइनस या नाक में पल्प का आना, ये भी इसके पीछे भी कोई कारण होता है, कोई खास वजह? हर जगह पे कारण होता है, बिना कारण तो कुछ भी नहीं है। देखिए, ब्लीडिंग हो रही है तो कारण तो यहाँ पे स्प्लीन का वीकनेस तो एक तो है। अब ये स्प्लीन का वीकनेस हमारी बॉडी में क्यों हुआ, तनाव के कारण से हुआ, या हमने अपने जैसे स्प्लीन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है ना। पैंक्रियाज के पीछे में स्प्लीन होता है, हिंदी में उसको कहते हैं प्लीहा।
वैसे प्लीहा बहुत कम यूज होता है वर्ड, तो बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे। तो अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हमारा अच्छा ना रहे, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो तो स्प्लीन भी कॉम्प्रोमाइज होगा, और स्प्लीन कॉम्प्रोमाइज हो तो फिर उसका प्रभाव हमारे शरीर में कहीं ना कहीं दिखेगा। तो ब्लीडिंग हो रही है तो स्प्लीन की कमी, तो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखने की जरूरत है। डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखने के लिए हम ओवर ईटिंग ना करें। अगर हम को कभी कोई पसंद की चीज़ मिलती है और हम देखा देखी में या किसी दूसरों के फोर्स करने पे हम ज़्यादा खा लेते हैं, जरूरत से भी ज्यादा खा लेते हाँ, हैं कभी तो कभी। हमारी बॉडी पे तो लोड पड़ता है। और हमारे भारत देश में ये भी है कि अगर हम कहीं पर ना, हम जब भी गेस्ट आते हैं तो हम उनको ज़्यादा खिलाना चाहते हैं। ये अगर दूसरे का जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर उसने खा लिया, तभी समझते हैं कि हाँ, हमने ठीक से गेस्ट को हमने मेहमानबाजी हुई। ये एक पैटर्न ना हमारे भारतीय समाज में बदलना चाहिए। ये इससे हमारा हेल्थ प्रभावित होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है। छोड़ने की जरूरत है कि ज़्यादा खिलाना ही मेहमानबाजी है। डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखें, ओवर ईटिंग ना करें, जितनी भूख हो उतना खाएं, और कभी कभी फास्टिंग कर लेना चाहिए। कभी कभी फास्टिंग करना भी हमारी बॉडी को रीसेट करने में आसानी रहता है। देखिए, कभी आपका मोबाइल नहीं काम कर रहा हो, पुराना हो गया हो, क्या करते हैं, उसको एक बार बस रीस्टार्ट कर देते हैं, स्विच ऑफ करके फिर से स्विच ऑन कर लेते हैं, तो वो काम करने लग जाता है। आप बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा। तो आपकी बॉडी में अगर कोई चीज़ ठीक से काम नहीं करे तो रीस्टार्ट करने का क्या सिस्टम है? फास्टिंग जब किया आपने तो आपको उससे काम नहीं मिला, तो वो रीस्टार्ट हो जाएगा। तो फास्टिंग के महत्व को समझते हुए हम फास्टिंग किया करें। फास्टिंग करने से हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पर अगर ओवरलोड दे रहे हो तो वो ओवरलोड का इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर हम केयर करते हैं तो स्प्लीन ठीक रहता है, स्प्लीन पर लोड नहीं पड़ता है, और तनाव से तो मुक्त रहना जरूरी है ही। हर रोग में तनाव एक बड़ा फैक्टर है, और आज की ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि तनाव को हमने ग्रांटेड ले लिया कि लाइफ है तो तनाव तो होगा ही। लोग ऐसे सोचते हैं कि ज़िंदगी है तो टेंशन तो होता ही है। ये गलत सोच। ज़िंदगी है तो टेंशन रहेगा, ये सब कोई ज़रूरी नहीं है। आपने टेंशन कई सालों से पाल रखा है तो आपको लगता है कि टेंशन होगा ही। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं तो व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, जो टेंशन नहीं लेते और मस्त रहते हैं। दुनिया में दूसरे लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं या उनके बारे में कुछ बोलते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। अरे, दुनिया में हम सबको खुश नहीं कर सकते, सभी मेरी प्रशंसा ही करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अब कौन सा व्यक्ति कितना किन किन धारणाओं के साथ जीता है वो उस व्यक्ति के हाथ में है। मैं सबके मन को तो नहीं बदल सकता। तो हम दूसरों के विचारों की कठपुतली ना बने, हम अपनी खुशी का रिमोट दूसरों के हाथ में ना दें। बहुत लोग दे देते हैं, और जो लोग दे देते हैं वही फिर तनाव में आते हैं। तो तनाव से अगर हम बचे रहेंगे तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तनाव को कम करना सीखिए, तो हमारा स्प्लीन हेल्दी रहेगा और बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तनाव को कम कीजिए और जिंदगी में खुश रहिए। मीना जी, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारी स्क्रीन पर लगातार हमारा व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप कॉल करके या फिर अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आप अपना नाम, कहाँ से हैं और बीमारी क्या है, क्या समस्या है, आप उसको विस्तार से बताएंगे तो हमारे लिए जवाब दे पाना और आसान हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल हमसे पूछा है सीबी राय जी ने, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। सर, पूछिए अपना सवाल। सीबी राय 86 वाराणसी यूपी। मेरे पेट में दर्द है, कमर और जांग में दर्द है, आर्थराइटिस है, बहुत परेशान हूँ, कृपया उपाय बताएं। देखिए, एक तो उम्र थोड़ी सी अधिक है, 86 साल है, और जब जब उम्र अधिक होती है ना, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमें अपने वजन को थोड़ा कम कर लेना चाहिए। जो नॉर्मल एज में, मतलब जब हम एक्टिव लाइफ में हैं तब हमारा जितना वजन है,
जब थोड़ा सा हमारा अधिक उम्र हो जाता है ना, तो वजन अगर हमारा लोअर रेंज में, लोअर बॉर्डर पे रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो अपने वजन को थोड़ा सा मॉनिटर कीजिए और वजन को थोड़ा सा कम कर ले तो अच्छा रहेगा। वजन कम करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा वॉकिंग करना चाहिए। तो अपनी लाइफ में वॉकिंग का रेगुलर प्रैक्टिस रखिए, पैदल चला कीजिए, वो अच्छा रहेगा। अब जितना आप पैदल चलेंगे दिन में, एक दिन मतलब मॉर्निंग में या इवनिंग में आधे घंटे के लिए थोड़ा पैदल चलने का अभ्यास करें, तो ये आपको ये कोई स्पीड में चलने की, या जब हम मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक करें तो किसी दूसरे से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, दूसरे की वॉक क्या है, दूसरे की चाल क्या है। आपको अपने मस्ती में, अपने चाल में चलना है ना। और यहाँ पे पर्पस जो है वो कहीं पहुँचना नहीं है, या पार्क के कोई 8 चक्कर लगाना या काउंटिंग पूरा करना नहीं है। आपको अपनी बॉडी को मूवमेंट देना है, बॉडी के जॉइंट्स को मूवमेंट देना है। आपने अर्थराइटिस की बात बताई, जोड़ों के दर्द की बात बताई, तो जोड़ों में दर्द क्यों हो रहा है, उनका जितना हम उपयोग लेना चाहिए, जिस तरह से उपयोग लेना चाहिए, हम उपयोग नहीं ले रहे। तो अधिक उम्र है तो जनरली हम उपयोग कम लेते हैं, तो उपयोग प्रॉपर लेना है। सूर्योदय के समय, सूर्योदय के तुरंत बाद के समय, उस समय में थोड़ा वॉकिंग हम किया करें और थोड़ा सा जेंटल वे में योगा किया करें। देखिए योगा जो है ना, योगा और एक्सरसाइज दोनों का अंतर समझिएगा। योगा जेंटल होता है, वो आराम आराम से होता है। तो अपने अगर पैर के नीचे के जॉइंट्स में, पैरों में अगर तकलीफ आपको ज़्यादा हो तो एटलीस्ट उसका योगा कर लिया करें। और इनमें भी सबसे मेन मुख्य होता है सूक्ष्म आसन, सूक्ष्म एक्सरसाइज, जिसमें हम माइक्रो जॉइंट्स, जो पैरों की उंगलियां और हाथों की उंगलियां हैं, उनके जॉइंट्स, इनका मूवमेंट, इनका योगा ज़्यादा करते हैं। किसी भी योगा टीचर से आप मिलकर बात करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो सूक्ष्म आसन, सूक्ष्म व्यायाम वाला योगा एटलीस्ट आप कर लें। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो, अगर इंटरेस्ट है, टाइम निकाल सकते हैं तो बाकी भी करें। तो योगासन करने से आपको फ़ायदा होगा, वॉकिंग करने से आपको फ़ायदा होगा। उस पे आप काम किया करें, फल का सेवन किया करें ना, प्राकृतिक भोजन पर आ जाएं। भोजन की क्वांटिटी थोड़ा कम करते हैं, अपने वेट को थोड़ा नॉर्मल लोअर रेंज में रखें, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। थोड़ा एक्यूप्रेशर पॉइंट, चूँकि अर्थराइटिस आपने बताई है तो LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे जो भी पॉइंट मैं बता जा रहा हूँ, इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन भी एक होता है कि आपको BP, खासकर नीचे वाला BP ना हो। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, समझ लीजिए। पैर के अंगूठे और बगल वाली उंगली के बीच में ये पीछे की तरफ है। इस पॉइंट को मसाज करेंगे और इससे आपको अर्थराइटिस में, जॉइंट पेन में फ़ायदा होगा। हाँ, अगर BP आपका 120/80, नीचे वाला BP अगर 80 से ज़्यादा हो, तब इस LV3 पर आप मसाज नहीं कीजिएगा, तब आपको सीडेट करना है। जब हम मसाज टोन करते हैं तो हम इसको दबाते हैं, छोड़ते हैं, और इस तरह से हम टोन करते हैं। लेकिन जब सीडेट करते हैं तो हम उसे लगातार दबा के रखते हैं। तो अगर नीचे वाला BP अगर आपको हो, तब आपको सीडेट करना है, तब आपको उस LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबा के रखना है। अगर आपने BP लिखा नहीं है हमें, तो भेजा नहीं है अपनी BP की समस्या, तो मैं ये मान रहा हूँ कि BP आपको नहीं होगा। अगर BP नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप LV3 को मसाज करेंगे तो आपको इस अर्थराइटिस में फ़ायदा होगा। और वॉकिंग करेंगे उससे भी फ़ायदा हो जाएगा। और सूर्य प्रकाश में थोड़ा बैठकर, 15 मिनट बैठकर सूर्य प्रकाश में थोड़ा ध्यान में बैठा करें। सूर्य प्रकाश में बहुत हीलिंग एनर्जी होती है। अगर हम 15 मिनट के लिए भी सूर्य प्रकाश को लेते हैं और खासकर उस ध्यान में बैठकर, तो हम अपने आप को बहुत अच्छा रख सकते हैं। सर ऐसा है क्या, जब टहलना हो तब घासों पे टहलना प्रेफर किया जाता है, सजेस्ट भी किया जाता है? देखिए, अगर हम घासों पर चलते हैं तो उसका एक ऑब्जेक्टिव दूसरा होता है कि अगर हमें अपने शरीर में पृथ्वी प्राण, पृथ्वी तत्व की ऊर्जा चाहिए, तो घासों पर या मिट्टी पर, डायरेक्ट अर्थ पृथ्वी पर चलने की बात होती है। तो जब ग्राउंडिंग की ज़रूरत होती है, जब रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है, जब कोई BP का मरीज हो या किसी को सर दर्द का, माइग्रेन का ऐसा कोई तकलीफ हो, वैसे कंडीशन में पृथ्वी तत्व से जुड़ने की सलाह होती है, तब घासों पर चलने की बात होती है। इस केस में वैसा नहीं है। इस केस में तो चूंकि मूवमेंट चाहिए, जॉइंट्स से अगर मूव करेंगे, प्रॉपर मूव करेंगे, तो उसकी तकलीफ नहीं होगी। तो घास पे चलने की जरूरत इनको नहीं है। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा बहुत कभी कभार चलते हैं तो ठीक है।
तो धीरे धीरे करके चलना शुरू कीजिए, अपने जॉइंट्स की मूवमेंट का ध्यान रखिए। और अगर हमारी बताई गई सलाह से आपको फ़ायदा होता है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि हमारी स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर आप अपना एक वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं। और अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आप ज़रूर हमारे स्टूडियो में आकर अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं गुरदास जोशी जी, हिमाचल प्रदेश से। सर, पूछिए अपना सवाल। आत्मबंधन। मैं गुरदास जोशी, हिमाचल प्रदेश, उम्र 37 साल। मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन है। क्या गॉल ब्लैडर के स्टोन को हम ध्यान के माध्यम से रिमूव कर सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। गुरदास जी, आप पीएमसी हिंदी पे अगर ध्यानियों के अनुभव अगर आप सुनते होंगे तो ऐसे कई ध्यानियों के अनुभव आपको मिल जाएंगे जहाँ पे उनको स्टोन था और ध्यान करते करते वो उनका अपने आप निकल गया, अपने आप ठीक हो गया। ऐसे अनुभव मैंने तो कई सारे सुने हुए हैं। तो ध्यान जो है वो चमत्कारिक है, वो चमत्कारिक ढंग से काम करता है। जब ऊर्जा बढ़ती है तो हीलिंग अपने आप हो जाती है। तो बिल्कुल ध्यान से तो ठीक ये होता ही है। और ध्यान से ठीक करने के लिए तो आपको कुछ विशेष करना नहीं। ध्यान में आप बैठ ही रहे होंगे 2 बार, बस बैठिए, नियम से बैठिए। कभी भी उसको गैप मत दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में कोई गेस्ट आए या कोई ओकेजन आया तो हम उसको छोड़ देते हैं। आप ड्यूरेशन कम कर दीजिए लेकिन छोड़िए मत, क्योंकि छोड़ना ना वो डिसिप्लिन टूटता है तो फिर अगले दिन आपका ध्यान उतना गहरा नहीं लगता है, आप पाएंगे ऐसा। डिसिप्लिन से दिन में 2 बार ध्यान में बैठिए। आधे घंटे 2 बार बैठिए, 1 घंटे 2 बार बैठिए, लेकिन 2 बार बैठिए। और 2 बार में 1 बार तो आधे घंटे 1 घंटे का होना चाहिए। सोने से पहले ध्यान में जरूर बैठिए। तो ध्यान तो सिंपल चीज़ है, वो आप कर रहे होंगे। इसमें आप एड ऑन क्या कर सकते हैं वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। पहले मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट का बताता हूँ, और भी कई सारी चीज़ें हैं। वैसे गॉल ब्लैडर पे हमने पहले एक लंबा एपिसोड जब लीवर का बनाया था तब भी बनाया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। कई सारी चीज़ें हैं। देखिए, हम आपने सुना होगा कि वी हैव 7 बॉडीज़, है ना। फिजिकल बॉडी है, फिर इथरिक बॉडी है, फिर मेंटल बॉडी है, फिर कॉजल बॉडी है। कई अलग अलग लेयर हैं। तो अलग अलग लेयर जो है ये समझने के लिए अलग होते हैं, लेकिन जब हम जीवन में जी रहे होते हैं तब वो एक साथ हो रहे होते हैं ना। तो इनको अलग अलग ढंग से आप इन पर काम कर सकते हैं। तो अपनी आध्यात्मिक चिकित्सा पद्धति में जब हम स्व उपचार अपना रहे हैं, खुद से अपना इलाज कर रहे हैं, तो इसमें भी हम अलग अलग लेयर के अनुसार कई सारी अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं सबसे आसान एक्यूप्रेशर वाला है तो उसको मैं पहले बताता हूँ। ये एक्यूप्रेशर में हम क्या करते हैं, बात थोड़ा समझिएगा। जो स्टोन है वो क्या है। 2 तरह की ऊर्जा होती है, एक सूरज की ऊर्जा, एक पृथ्वी की ऊर्जा। ऑब्वियस है, आप इस बात को समझते हैं। वही सुबह सूरज उगता है, चमकता है, तभी दिन होता है और तभी हर जगह जीवन चलता है। अगर सूरज नहीं आए, 2-4 दिन सूरज नहीं आए, जीवन थोड़ा सा मुरझाया लगता है। अगर बादल हो तो उतनी खुशी नहीं रहती। हाँ, गर्मी हो और फिर थोड़ा देर बादल आए फिर तो अच्छा लगता है कि मौसम अच्छा हो गया। लेकिन अगर रोज ऐसा हो तो फिर उतनी खुशी नहीं रहती है। सूरज की ऊर्जा हो, सूरज के प्रकाश हो, तब एक उल्लास रहता है ना। तो सूरज से हमें ऊर्जा मिलती है और हमें पृथ्वी से ऊर्जा मिलती है। तो ऊपर सूरज है, नीचे पृथ्वी है और बीच में हम है। तो ये जो स्टोन है, स्टोन क्या है, एक ठहराव है, एक रुकावट है। और ये रुकावट जो है गॉल ब्लैडर के लेवल पे है और दिक्कत दे रहा है। तो रुकावट ना बने इसके लिए क्या करना है, जो पृथ्वी की का तत्व है, पृथ्वी की ऊर्जा है, उसको थोड़ा सा हम कम करते हैं। और जो सूरज की ऊर्जा है जिससे जुड़ी हुई है वायु ऊर्जा सूरज से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन दोनों में ही मूवमेंट है। सूरज की ऊर्जा से भी मूवमेंट है। सूरज की रोशनी आती है तो पंछियां चहकने लगती हैं और फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाता है। हर जगह में मूवमेंट आता है और वायु में भी मूवमेंट है।
तो वायु को थोड़ा सा सूर्य से नज़दीक हम मान सकते हैं, मतलब एक क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ एनर्जी के रूप में। तो पृथ्वी की ऊर्जा को हमें कम करना है और सूर्य की ऊर्जा, वायु की ऊर्जा को थोड़ा बढ़ाना है। तो पैर में जो गॉल ब्लैडर की जो नाड़ी होती है वो हमारे पैरों में होती है। तो पैर में GB45 और 44 ये आखिरी पॉइंट है। गॉल ब्लैडर की नाड़ी बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी हमारे पैर में यूबी यूरिनरी ब्लैडर की नाड़ी होती है, जो पैर की सबसे छोटी उंगली में आती है, और उसके बगल वाली उंगली में, सबसे छोटी उंगली के बगल वाली उंगली में गॉल ब्लैडर की नाड़ी आती है। तो गॉल ब्लैडर की नाड़ी का आखिरी पॉइंट है 45 और उसके बाद वाला पॉइंट है 44। हमें इन दोनों को सिडेट करना है। सिडेट करने के लिए हम लगातार दबाव देते हैं। समझिएगा, एक्यूप्रेशर में दो चीज़ें हैं, सिडेट और टोन। अगर हम इसको समझेंगे तभी प्रॉपर कर पाएंगे। तो सिडेट में हम लगातार दबाव देते हैं। तो ये पैर में करना है आपको GB44 पर। 44 सबसे छोटी उंगली के बगल वाली उंगली के बेस में, जड़ में आता है। GB45 नाखून के जड़ पे है, पैर की सबसे छोटी उंगली के बगल वाली उंगली नाखून के जड़ पे GB45 और उंगली के जड़ पे 44। इसको हमें सिडेट करना है, दबाव देना है। ऐसा 1 मिनट से 1.5 मिनट के लिए हम करते हैं पैर में। हाथ में भी कर सकते हैं, हाथ और पैर भी थोड़ा सा जुड़ा होता है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैर का है। और यहाँ पर जब हमने अपना सिडेशन हटा लिया हो, उसके बाद लाल रंग का प्रयोग करेंगे और लाल रंग से इस जगह पर हम यहाँ पर ऐसा रेड कलर लगा लेंगे। हाथ में और पैर में दोनों तरफ करना है, चारों उंगली में, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर के बाद वाली उंगली में, चारों उंगली में आपको ऐसा लाल रंग लगाना है। और इसके बाद GB41 इसी लाइन में पैर में आ जाता है, आप इमेज समझ लीजिए। तो इस GB41 को मसाज करना है। GB44 को हमने टोन किया था। GB45, 44 इस लाइन में हम कई सारे पॉइंट्स पे कर सकते हैं। एक बार में आपके लिए ज़्यादा ना हो जाए इसलिए मैं एक पॉइंट का ही नाम बोलता हूँ। स्क्रीन पे फिर से दिखा दीजिए, अभी समझ में नहीं आया। GB41 को टोन करना है। GB45, 44, 45 नाखून की जड़ पे है उसी लाइन में। 44, 43 का आपको दिखाई दे रहा है, 43 वहाँ पे लाल रंग से दिखाया जा रहा है, उसको सिलेक्ट करना है। और जो 41 है, जो पीला है के रंग, पीले के से है, उसको हमें टोन करना है, मसाज करना है। और मसाज करने के बाद वहाँ पर ग्रीन कलर या रेड कलर आप लगा सकते हैं, हरा रंग या लाल रंग। जो मसाज करेंगे हाथ से उसका अलग इफेक्ट होता है और कलर करेंगे उसका इफेक्ट अलग होता है। हमें दोनों का प्रयोग करना है। जो मसाज करेंगे, टोन करेंगे GB41 को, तो ऐसा दिन में हमें 3 बार या 5 बार कर सकते हैं। 3 बार तो जरूर करें। और बाद में ग्रीन कलर या रेड कलर लगाएंगे तो ये होगा। पॉइंट, एक्यूप्रेशर पॉइंट और भी हैं। जब आप इनको सीख जाएं, कर लें, तो फिर और भी पॉइंट पे हम काम कर सकते हैं। जैसे हम LV2 को, LV3 के आगे LV2 होता है, उस पर काम कर सकते हैं। हम अपने हाथ में जब यहाँ पर हम जैसे पैर की उंगली है वैसे हाथों की उंगली भी जुड़ी हुई है। अगर पैर का पॉइंट हम अच्छे से कर पा रहे हैं तो हम हाथों में भी वैसा ही कर सकते हैं। यहाँ पर TW3 होता है, GB41 से जुड़ा हुआ। यहाँ पे ट्रिपल वार्मर का तीसरा पॉइंट TW3 है, तो हम इसका भी मसाज हम टोन कर सकते हैं, है ना। तो ये करना है। सर, सवाल हमारे पास बहुत सारे हैं और हम धीरे धीरे करके सब पर बात भी करेंगे, लेकिन यहाँ मैं एक पॉइंट आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो स्टोन की समस्या होती है, क्या इसका भी मानसिक रूप से कुछ कनेक्शन होता है? क्योंकि हर बीमारी का हमारे मानसिक रूप से कोई ना कोई कनेक्शन होता है। होता है, हर रोग का होता है। क्या कनेक्शन होता है बस हमें वो समझना चाहिए। देखिए, यहाँ स्टोन बन रहा है ना, कोई चीज रुकावट बन रही है, तो जीवन में अवरोध, कुछ अवरोध का भाव कि ये चीज मेरे जीवन में रुकावट है। वास्तव में कभी भी कोई भी चीज रुकावट नहीं बनती है। जीवन जो है ना, वो एक अनुभव है। हमें हमेशा आत्मा के एक सिद्धांत को याद रखना चाहिए। हम शरीर नहीं है, हम शरीर के रूप में जीवन जी रहे हैं। शरीर के रूप में हम अनुभव ले रहे हैं। अनुभव लेते हुए हम जीवन में सीख ले रहे हैं, लर्निंग, लेसन। और जब हम सीख लेते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो जब कभी आगे बढ़ने में रुकावट होती है, अवरोध आता है, तो उस अवरोध को अगर हम अवरोध की तरह देखते हैं
तो हमको लगता है कि लाइफ तो लीज स्ट्रगल। तो लाइफ वास्तव में कभी स्ट्रगल नहीं है। तो जो मेंटल के रूप में, माइंड के रूप में स्ट्रगल लग सकता है, अवरोध और रुकावट लग सकता है, वो फिजिकल लेवल पे स्टोन या ऑब्स्ट्रक्शन या कोई दूसरा रुकावट हो सकता है। रुकावट वैसे कई सारे हो सकते हैं, है ना। अब किसी को मान लो फ्रोजन शोल्डर है तो वो भी एक रुकावट है ना। एग्जाम्पल बताने के लिए कि साइकोसोमेटिक रीजन, एक ही साइकोसोमेटिक रीजन बॉडी में अलग अलग लेवल पे प्रकट हो सकता है, लेकिन चूंकि गॉल ब्लैडर लेवल पे है, अब जिनका सोच भी गड़बड़ है और खान पान भी थोड़ा गड़बड़ हो तो फिर उनको डाइजेस्टिव सिस्टम के लेवल पे प्रॉब्लम आएगी। लेकिन मानसिक कारण तो हमेशा होता है। अगर हम यह सोच रखते हैं कि मैं जीवन में हमेशा आगे बढ़ता हूँ, जीवन में कभी कहीं पर कोई रुकावट आती है तो मुझे सिखाने के लिए आती है, मैं सीखता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। भगवान हमेशा मेरे साथ है, भगवान मेरी मदद कर रहा है, मैं भगवान की मदद लेने के लिए तैयार हूँ। बहुत सारे पॉजिटिव सोच हो सकते हैं जिनको हम अफर्मेशंस कहते हैं। अपने जीवन पे चिंतन मनन करें कि आपके माइंड में कौन से पॉजिटिविटी की जरूरत है। किसी भी मैच्योर फ्रेंड के साथ बैठिए जिसके पास थोड़ा जीवन की समझ है, और उसे पूछिए कि मुझे अपने भीतर कौन सी पॉजिटिविटी लाने की जरूरत है ना। या आप खुद से भी चिंतन मनन करके बहुत लोग पता कर सकते हैं। जो पॉजिटिविटी लाने की जरूरत है वो पॉजिटिविटी को आप अफर्मेशन के लिए प्रैक्टिस करें तो आप उससे भी अपने आप को ठीक करने में काबिल हो जाएंगे। और नहीं तो यू कैन हील योर लाइफ पढ़िए। यू कैन हील योर लाइफ पे हमने परिवर्तन नाम का एपिसोड बनाया है, उससे भी आप बहुत अच्छी जानकारी ले सकते हैं। 15 एपिसोड का वो वीडियो है और एक एक एपिसोड अपने आप में बहुत गजब का है। तो आप कारण समझ जाएंगे, साइकोसोमेटिक रीजन समझ जाएंगे तो आपको दूर करना, हील करना बहुत ईजी हो जाएगा। बिना ऑपरेशन बहुत आसानी से गॉल ब्लैडर स्टोन को ठीक किया जा सकता है। तो गुरदास जी, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं मनोज कुमार दीक्षित जी एमपी से। सर पूछिए अपना सवाल। नमस्ते सर, मेरा नाम मनोज कुमार दीक्षित है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 43 वर्ष है। सर मुझे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। मेरा ब्लड प्रेशर 140 100 से लेकर 110 के बीच में रहता है। डायसिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा होता है। साथ ही साथ मुझे पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, एसिडिटी ज़्यादा होती है। कुछ भी खाता हूँ ढंग से पचता नहीं है। मैं रोजाना नियमित रूप से 1 घंटा मेडिटेशन भी करता हूँ। कृपया मुझे उचित मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। निम्बिका जी, अभी आपने साइकोसोमेटिक रीजन की बात करी थी, तो इस रोग में मैं साइकोसोमेटिक रीजन से ही शुरुआत करता हूँ जी। और वैसे भी व्यक्तिगत रूप से मुझे साइकोसोमेटिसिटी पे ही अधिक इंटरेस्ट है, क्योंकि साइकोसोमेटिसिटी का ना अध्यात्म कनेक्शन ज़्यादा है। अगर हम समझ जाएं कि हर एक रोग में हमारे मन का रोल है, अगर मन को ठीक कर लेंगे तो ठीक करना सबसे ईजी है ना। तो देखिए, आपने यहाँ पर कहा मनोज जी कि आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है। देखिए, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को थोड़ा समझिएगा। हमारा हार्ट पंप करता है और खून जाता है, खून वापस लौटता है। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है ना, वो रेस्टिंग कंडीशन में होता है। जब हमारा हार्ट जब रेस्ट कर रहा है तब हार्ट में ब्लड का क्या प्रेशर है, ब्लड वेसल्स में ब्लड का क्या प्रेशर है। और सिस्टोलिक जब हार्ट पंप करता है ना, जब हार्ट एक्टिव है तब क्या प्रेशर है। कहने का मतलब जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो हमारे रेस्टिंग कंडीशन को दर्शाता है। जब आप रेस्ट कर रहे हैं तब भी आप प्रॉपर रेस्ट नहीं कर रहे। देखिए, ये एक चिंता का विषय है। जब आप सो रहे हैं तब भी आप प्रॉपर नहीं सो रहे। अब आप कहेंगे नहीं, मैं तो बहुत अच्छी नींद लेता हूं। ये आपको लगता है आपको अच्छी नींद लेते हैं, लेकिन अगर आपका मेजर किया जाए ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, तो पता चलेगा कि नींद में भी आपकी नींद बहुत गहरी नहीं है। क्या करना है, आपको रिलैक्स रहना सीखना है। रिलैक्स रहने की कला आपको सीखनी है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का रीज़न ही यही है, हम प्रॉपर रिलैक्स नहीं हो रहे हैं जितना रिलैक्स होना चाहिए। अब ब्लड प्रेशर हार्ट की बात है तो हार्ट के लेवल पे हो रहा है ये, लेकिन ये तो पूरे बॉडी से और माइंड से रिलेटेड होता है।
हर एक चीज आपस में जुड़ी हुई है। तो रिलैक्स रहना सीखना है। रिलैक्स रहने के लिए क्या करें? गहरी सांसें लिया करें। गहरी सांसें लेने का मतलब होता है कि आपकी सांसें ना नाभि तक, पेट तक जानी चाहिए। कभी भी आप चेक कीजिएगा आराम से बैठे हुए, क्या आपकी सांसें जब आप लेते हैं तो पेट हिलता है आपका? अगर पेट हिलता है तो अच्छी बात है, आपकी सांसें गहरी है, लेकिन गहराई तो कभी भी और भी बढ़ाई जा सकती है। एक्टिवली आप नाभि से पेट फुलाकर सांस लिया करें। सांस ले और चेक करें कि आपका पेट कितना हिलता है। सांस को मैक्सिमम आप, पेट को मैक्सिमम एक्सपैंड होना चाहिए। लेट कर करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा आप चेक कर पाएंगे, है ना। जब भी आपको टाइम टू टाइम बीच बीच में गहरी सांसें लेने की आदत डालें। गहरी सांसें लेना अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वालों के लिए तो ये बहुत जरूरी है। और जब गहरी सांस लेते हैं उस समय आप मुंह से सांस छोड़ेंगे ना, तो ये रिलैक्स करने के लिए हेल्पफुल होता है। रिलैक्सेशन, स्ट्रेस से बाहर आने वाले वीडियो में मैंने ये बात बताई हुई है। जो जनरल हेल्थ को इम्प्रूव रखना है उसमें यह बात आ जाती है कि हम डीप ब्रीदिंग और स्लो एक्सलेशन करना सीखें। जब हम सांस को मुंह से छोड़ते हैं धीरे धीरे, तो ये हमें जल्दी रिलैक्स करता है। तो रिलैक्सेशन का आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन आपको सीखना है। इस पे भी कई सारी किताबें अवेलेबल हैं, कई सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। इसको आप समझिए। डायस्टोलिक बीपी की ज़्यादा फिक्र ना करें, वो तो एक सिम्टम है। रीजन, असली रीजन क्या है? रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन आपको सीखना है कि कैसे रिलैक्स रहें। गहरी सांसें, स्लो एक्सलेशन, सांसें धीरे धीरे छोड़ना और मुंह से छोड़ना, ये आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा प्रकृति में टाइम स्पेंड करना, पेड़ पौधों में टाइम स्पेंड करना, ये रिलैक्स करता है। अपने हॉबीज में इंगेज होना, जो भी चीजें आपको खुशी देती है, वैसा वही काम जो आप पैसे के लिए नहीं करते, बस अपनी खुशी के लिए करते हैं, वैसे कामों को किया करें, वो आपको रिलैक्सेशन देता है। बच्चों के साथ खेलना, बच्चों के साथ खेलते हुए बिल्कुल बच्चे जैसा हो जाना, ये हमें रिलैक्स देता है ना। अपने हॉबीज को परस्यू कीजिए, बच्चों के साथ जो भी बच्चे जिस तरह भी खेलते हैं उस तरह से बच्चों के साथ खेलिए, तो इससे आप रिलैक्सेशन की कला सीखेंगे। रिलैक्सेशन में और आता है योग निद्रा। योग निद्रा एक गाइडेड रिलैक्सेशन की विधि होती है। यूट्यूब पे आपको मेरी आवाज़ में योग निद्रा मिल जाएगा। कई सारे योग शिक्षक योग निद्रा करवाते हैं। तो योग निद्रा थोड़ा करना सीखिए, योग निद्रा कीजिए। योग निद्रा जितना आप करेंगे उतना आपका डायस्टोलिक बीपी जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। 1 महीने आप योग निद्रा करेंगे, बहुत संभावना है कि आपका डायस्टोलिक बीपी नॉर्मल हो जाएगा। तो आप इसका प्रयोग किया करें। एक्यूप्रेशर पॉइंट की मैं बात करूं थोड़ा, तो हमारे पैर में LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को सिडेट करने से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम करने में आसानी मिलती है। LV3 एक्यूप्रेशर को सिडेट करना है, याद रखिएगा, सिडेट, टोन नहीं। इसे आपको दबा के रखना है 1 मिनट तक, और फिर एक बार छूने के बाद दोबारा नहीं छूना है। फिर आप 6 घंटे बाद या दोबारा जब करें तो, ऐसा दिन में 3 बार कर लिया करें। LV3 को सिडेट करेंगे तो ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम करने में ठीक करता है। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट के अलावा जो सिस्टोलिक ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है उसको कम करने के लिए हम LI11 को सिलेक्ट कर सकते हैं। LI11 जो है, जब हम अपने हाथ को 90 डिग्री पे रखें तब अंगूठे के बाद वाली उंगली के लाइन में आता है, आपको चित्र दिखाया जा रहा है। इस LI11 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको सिलेक्ट करना है। LI11 पीछे वाला LI11 है और आगे वाला LI10 है। दोनों को ही कर सकते हैं बारी बारी से, किसी एक पॉइंट को करेंगे तो भी आपको फायदा हो जाएगा। इसे आपको सिलेक्ट करना है, लगातार दबाव देके रखना है। और यहाँ पर आप काले रंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। LI11 पे, LV3 पर आप ब्लैक कलर, काले रंग का गोला भी लगा कर छोड़ सकते हैं 3 घंटे से लेकर 5 घंटे 6 घंटे के लिए। तो काला रंग जो है वो यांग ची को कम करता है और इन ची को बढ़ाता है। इन ची जब बढ़े तो वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लग जाता है। तो आपको ये करना है। और अपने वर्क के एरिया में थोड़ा सा देखिए, जिन कामों को थोड़ा सा आप पोस्टपोन कर सकते हैं, अपना थोड़ा सा काम में, ब्लड प्रेशर की समस्या उन लोगों को होती है जो अपने काम को थोड़ा ज़्यादा सीरियसली होकर करते हैं। तो अपने काम को थोड़ा मस्ती मस्ती में, थोड़ा खुशी ढंग से किया करें। देखिए, आप जिस भी ऑफिस में होंगे या जो भी आपका वर्क प्लेस एरिया होगा या आप जिस भी इंडस्ट्री में होंगे,
क्या आपके ऑफिस में सभी लोगों को काम का प्रेशर ज़्यादा लगता होगा? नहीं। क्या सभी को ब्लड प्रेशर होगा, बीपी हो गया होगा? नहीं। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि मेरे ऊपर काम का लोड ज़्यादा है, कुछ लोगों को लगता है कि ये काम से मेरे ऊपर टेंशन आ रहा है। तो थोड़ा-सा मस्त रहने की कला थोड़ा सीखिए और अगर हो सकता है तो थोड़ा अपने वर्क आवर्स को थोड़ा कम कीजिए। वैसे बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए पॉसिबल होगा कि अगर आप अपनी लायबिलिटीज़ को थोड़ा कम कर सकते हैं, अगर अगर अपने वर्क ड्यूरेशन को, जैसे अगर कोई काम ऐसा है जिसको लग रहा है कि ये तो मेरे ऊपर टेंशन मुझे ज़्यादा देता है, तो अगर उसके ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं, कोई दूसरा काम ऐसा ले लें जिसमें कि तो आपको टेंशन थोड़ा कम होता है, तो थोड़ा-सा ये शिफ्ट लाने की कोशिश करें अगर ला सकते हैं तो। क्योंकि टेंशन से हम काम करते हैं, टेंशन से पैसा कमाते हैं और बाद में फिर उन पैसा को हॉस्पिटल जाके खर्चा करना पड़े, तो ये तो कोई समझदारी नहीं है। हमें काम वैसा ही करना चाहिए जो टेंशन ना देता हो। टेंशन से बचे रहेंगे तो ब्लड प्रेशर से आप बचे रहेंगे। मनोज जी, हम उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारे पास और भी काफ़ी सारे सवाल हैं, पर समय की कमी के कारण हम सभी सवालों को अपने एक एपिसोड में नहीं ले सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का सवाल हमारे इस एपिसोड में नहीं लिया गया है, वे निराश नहीं हो। हम अपने अगले एपिसोड में उनके सवालों को ज़रूर लेंगे और डॉक्टर साहब से उनके जवाब जानेंगे। पर हाँ, आप हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर ज़रूर अपने सवाल पूछते रहिए। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अपना ऑडियो भी रिकॉर्ड करके दे सकते हैं। पर ध्यान रखिए, नाम, कहाँ से हैं और क्या समस्या है, इस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए और डिटेल में अपनी समस्या को हमसे साझा कीजिए। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में हम और सवालों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। देखते रहिए पीएमसी हिंदी, डॉक्टर से पूछो।